Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the fourth and the last step of genetic engineering or अथवा recombinant DNA technology. आज के इस वीडियो में लेके आए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की चौथी एंड लास्ट स्टेप, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। प्यारे, मैं बात करूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हमने तीन स्टेप की चर्चा तीन अलग अलग वीडियो में की है, जिसमें पहले स्टेप की चर्चा वीडियो में हमने की है जिसमें था आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। दूसरे वीडियो में हमने चर्चा किया उसके दूसरे स्टेप की जिसमें था सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, और तीसरे स्टेप में हमने अलग वीडियो में चर्चा किया कि इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन इनटू वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचती है जिसमें हम चर्चा आज करेंगे इस वीडियो में, द क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम बताएं आपको कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की तीव्र रेप्लिकेशन के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की तीव्र या तेज रेप्लिकेशन के थ्रू हम वेरियस कॉपीज बनाते हैं डीएनए की, ठीक, जिसकी ये स्टेप होती है फोर्थ। ठीक है, मतलब इस स्टेप में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के तेजी से रेप्लिकेशन के थ्रू डिफरेंट कॉपीज बना लेते हैं डीएनए की, और यह इसका फोर्थ स्टेप होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो डीएनए के रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के तीव्र रेप्लिकेशन के थ्रू हम क्या बना लेते हैं, डिफरेंट कॉपीज बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेप। और इसमें इस बनी हुई कॉपीज की प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, क्लोनिंग। अब इसके लिए, इस क्लोनिंग को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसे होस्ट की तलाश होती है, एक ऐसे होस्ट का सिलेक्शन करना होता है जिसमें से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी से इंसर्ट हो सके, उसका इंसर्शन आसानी से हो सके। और जब इंसर्शन हो जाता है तो उसके रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाती है, उसके एक्टिव रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाती है। और जहां से एक्टिव रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसको हम वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, या शॉर्ट में नाम देते हैं ओरी। हमने लिख दिया है यहां पे, क्या कहते हैं इसको, ओरी, मतलब वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन। कब, जब हम सिलेक्शन ऑफ होस्ट, यानी जिस होस्ट में हमें उसको एंट्री दिलानी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। और इसमें मुख्य रूप से हम इस्तेमाल क्या करते हैं यार, उस होस्ट में हम मेनली इस्तेमाल क्या करते हैं, ई कोलाई। क्या करते हैं, एस्केरिचिया कोलाई। इसी होस्ट का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन ऑफ होस्ट में, और उसमें आरडीएनए के मॉलिक्यूल को हम एंट्री दिलाते हैं, जिससे होता क्या है, एक्टिव रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाती है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन, या शॉर्ट में ओरी। अब जब रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाती है, वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन की होने लगती है, यानी ओरी की शुरुआत हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी डीएनए ज्वाइंट हो जाती है। और इस सीक्वेंस में कोई भी डीएनए जो है जिसकी जरूरत होती है हमें, वो उसमें जुड़ जाता है। और इसमें ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली जो और डीएनए मॉलिक्यूल होती है वो एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में जनरली प्रवेश नहीं कर पाती, जनरली एंट्री नहीं ले पाती है। तो उसके लिए करते क्या है हम, इसके लिए करते क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यहां हमने सर्किट में दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड है, कहीं लिखा होगा हमने, कैल्शियम क्लोराइड यहां लिखा है। तो कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में इसको हम रखते हैं। ठीक है, उस बैक्टीरिया को हम कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में रखते हैं, जिससे, और कब, लो टेम्परेचर पर। कब,
लो टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे होता क्या है कि उस एस्क्रिप्चर कोलाई की बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है बेटा कि परमेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। क्या होती है? परमेबिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि आर जो प्लाज्मिड है यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो नॉर्मली एंट्री नहीं लेती है। किसमें? ई कोलाई बैक्टीरिया में। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि सामान्यतः जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड होती है, प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल होती है, वो साधारणतः ई कोलाई बैक्टीरिया में आसानी से एंट्री नहीं ले पाती है। तो उसको एंट्री कराने के लिए किसको? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए को हम एंट्री कराने के लिए उस एस्क्रिप्चर कोलाई बैक्टीरिया को हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ रखते हैं, जिससे उसमें एस्क्रिप्चर कोलाई में एस्क्रिप्चर कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और तब हम क्या काम करते हैं? तब ये देखते हैं कि आर प्लाज्मिड डीएनए जो है उस बैक्टीरिया में एंट्री ले लेती है। और जब एंट्री ले लेती है तो उस एंट्री के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो आर प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल उस बैक्टीरिया में एंट्री ले लेती है बेटा, तो एंट्री लेने की उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन हुई बैक्टीरियल सेल को हम एगार जेल, क्या? एगार जेल पर लेते हैं। क्या लेते हैं? एगार जेल पे। एगार जेल को प्लेट पर लेते हैं। एगार प्लेट पर लेते हैं। ये एल्गी की प्रोडक्ट है जो एगार प्लेट पर हम ले लेते हैं। और एगार प्लेट पर लेने के बाद क्या होता है कि उसकी क्लियर पिक्चर, तमाम सारी कॉलोनीज, तमाम सारी प्लेट उसकी बन जाती है। एगार प्लेट पर लेने के बाद अनेक वेरियस कॉपीज बन जाती है और उसको हम डिफरेंट वे में इस्तेमाल करते हैं। फिर से सुन लीजिए यहां से। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? उस आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आरडीएनए मॉलिक्यूल को हम तेजी से रेप्लिकेशन कराते हैं, जिससे होता क्या है? वेरियस कॉपीज बन जाती है। ये चौथा स्टेप है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है? क्लोनिंग प्रोसेस। अब उस क्लोनिंग प्रोसेस के होने के बाद हमको यह चयन करना होता है कि ऐसे होस्ट का चयन करें जिसमें से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंट्री ले ले और उसमें से तेजी से रेप्लिकेशन शुरू हो जाए। और तेजी से रेप्लिकेशन जब शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी। और जिसमें से कोई भी डीएनए उस डीएनए सेगमेंट उससे जुड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है? नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ये जो आरडीएनए प्लाज्मिड होता है वो आसानी से एंट्री नहीं ले पाता है। आसानी से एंट्री नहीं ले पाता, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि आसानी से एंट्री ले ले उस बैक्टीरिया में, उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम रखते हैं तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और परमेबिलिटी बढ़ने के बाद वो आरडीएनए प्लाज्मिड मॉलिक्यूल जो है उस बैक्टीरिया में चला जाता है। और बैक्टीरिया में चला जाता है तो चले जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब उस ट्रांसफॉर्म हुए बैक्टीरियल सेल को हम एगार प्लेट पर लेते हैं, जिससे उसकी वेरियस कॉपीज बन जाती हैं। ये पूरी स्टेप है, ये पूरी कहानी है किसकी? चौथे स्टेप में, जिसको हम कहते हैं क्या? क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसको हम क्या काम करते हैं? अगार प्लेट पर ले करके वेरियस कॉपी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसके हम कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। और किसमें? कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया में रख के तमाम सारी कॉलोनीज हम बना लेते हैं, तमाम सारे प्रतिलिपियां हम बना लेते हैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और जिससे तमाम सारी प्रतिलिपियां उसकी बन जाती हैं। ठीक। अब एक चीज और बताऊं कि इस जीन क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट को, ये जो जीन क्लोनिंग है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्लाज्मिड का इस्तेमाल जिस बंदे ने किया था, हार्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन।
हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कोहेन, ये साइंटिस्ट हैं जिसने सबसे पहले 1973 में इसका इस्तेमाल किया था क्लोनिंग टेक्निक को और रिकॉम्बिनेंट टेक्निक को, ठीक है, प्लाज्मिड के थ्रू। अब इसकी जो सर्किट हमने यहां बनाई है, इसकी जो हमने सर्किट बनाई है बेटा, देखिए यहां पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम ये दिखाया गया है, और इसमें क्या मिलाया गया है, मिक्स ऑफ ई कोलाई यानी स्क्रिचुअल कोलाई सेल विद द प्लाज्मिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्यों मिलाते हैं इसको कैल्शियम क्लोराइड में? क्योंकि होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उस बैक्टीरियल सेल, तो वो इसके साथ मिलाने पर उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहां पे देखिए लिखा है हमने कल्चर ऑन न्यूट्रिएंट अगार प्लेट, ठीक है, तो जब अगार प्लेट पर रखते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो अडॉप्ट कर लेती है, वो जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़ जाता है उस बैक्टीरियल सेल से, यहां पे रेड कलर से हमने दिखाया है। और फिर वो इंडिपेंडेंटली जो है प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के बाद तमाम सारी कॉपीज उसकी बनके तैयार हो जाती है। यहां पे ये लिखा है कॉलोनीज ऑफ सेल ईच कंटेनिंग कॉपीज ऑफ द सेम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और इस पूरे सर्किट के प्रदर्शन को रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने दिया है यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड ऑफ क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो कहने का मतलब यह है कि ये लास्ट स्टेप था। असल लास्ट स्टेप के थ्रू हमने देखा कि बहुत सारी कॉपीज हमने बना ली, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट होकर के तमाम सारी कॉपीज बना लिया, और वो अपने कैरेक्टर को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कैरेक्टर थी, वो उस बैक्टीरिया में, उस संबंधित बैक्टीरिया में, उस एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में वो कैरेक्टर आ गया। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग की या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कंप्लीट हुई। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इसका क्या उपयोग है व्यवहारिक जिंदगी में, अप्लाइड लाइफ में इसकी क्या इस्तेमाल है, कैसे कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं, किन किन रीजन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी वीडियो हम अगली वीडियो में देंगे। तो आसान भाषा में हमने इसको आपके समक्ष रखा। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछता है इन सब सारी चीजों को कि ऊरी क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई में क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कब करते हैं, ठीक है ना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज और, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। शुरुआत में ही हमने बताया था कि इसकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हमने 4 पार्ट में अलग अलग वीडियोस में आपके सामने दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।